सभी मित्रों को नमस्कार। श्याम बेनेगल एकाग्र की इस 7वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस कड़ी में हमसे अपनी बातचीत करने के लिए उपस्थित है प्रसिद्ध संगीतकार शांतनु मोहित्रा जी। आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। मित्रों, शांतनु मोहित्रा प्रसिद्ध संगीतकार है और गाने तैयार करते हैं, फिल्मों, धारावाहिकों आदि का पृष्ठभूमि संगीत भी। स्वयं पियानो बजाते और गाते भी हैं। संगीत से जुड़ाव इन्हें विरासत में मिला है। इन्होंने कई चर्चित फिल्मों और एल्बम के लिए संगीत दिया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित है। आज हम लोग इनसे श्याम बेनेगल की फिल्मों और धारावाहिकों के संगीत पक्ष पर बात करेंगे। आज हम लोग श्याम की उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें संगीत स्वयं शांतनु ने दिया है। मसलन वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा, और एक महत्वपूर्ण टीवी शो संविधान, जिसकी 10 कड़ियां हैं और सभी एक के ऊपर एक है। मित्रों, शांतनु मोहित्रा श्याम बेनेगल की उन फिल्मों की भी बात करेंगे जिनमें से अधिकांश का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार बनराज भाटिया जी ने दिया है। ऐसा इसलिए कि हम श्याम बेनेगल की फिल्म और उनके टीवी शो के संगीत की परंपरा को उसकी शुरुआत से समझ सके। तो आइए मित्रों, हम आज अधिक से अधिक शांतनु जी को सुनते हैं। और मैं बतला दूं कि शांतनु मोहित्रा को हिमालय आकर्षित करता है। ये हिमालय पर एक सुदीर्घ प्रवास कर चुके हैं और उस पर काम कर चुके हैं। स्वयं एक लेखक भी है, बांग्ला में लिखी इनकी किताब भी है। शांतनु मोहित्रा जी, एक बार पुनः सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत और अनुरोध कि कृपया नमस्कार श्याम बेनेगल जी की फिल्मों और उनके धारावाहिकों पर बातचीत करें। और मित्रों, इसमें हम लोग शांतनु मोहित्रा का जो अपना सफर है, जो इनकी अपनी यात्रा है श्याम बेनेगल के साथ, जो इनके अपने अनुभव हैं, यादें हैं, इस पर भी बातचीत है। जी शांतनु। नमस्कार। हाँ, पूछिए। जी, मैं सर्वप्रथम तो यही बात पूछता हूं कि आपकी शांतनु जी श्याम बेनेगल जी के साथ पहली भेंट किस तरह की रही और उसकी अपनी क्या पृष्ठभूमि थी? जी पहले तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आज ऐसे एक मंच में जिनके साथ बात कर रहे हैं वो आइकॉन है हमारे देश के, हमारे देश के सिर्फ नहीं, आई थिंक इंटरनेशनल सिनेमा का अगर बात हो तो उसमें श्याम बेनेगल का एक पन्ना तो उनके नाम में है। और ऐसे इंसान के साथ मैं जुड़ सका हूँ, मैंने काम किया है, वो मेरे लिए, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट ये सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये है बहुत मज़े के इंसान। और मैंने उस श्याम बेनेगल को देखा है जो डायरेक्टर वाले सिर्फ श्याम बेनेगल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ मैं
कि अभी वो बांग्लादेश में हैं, शूटिंग कर रहे हैं बोंगो बंधु का। बहुत बड़ा फिल्म है, एक प्रतिष्ठा है, इंडिया बांग्लादेश एक जॉइंट वेंचर है। उनको जन्मदिन में मैंने फ़ोन किया था कि कैसे हैं। करीब 10 मिनट उनसे मेरी बात हुई एक मछली लेके, कि ये मछली बांग्लादेश में क्यों नहीं मिलता, ये कहाँ एक्सपोर्ट होता है, वहाँ जाने से किस रेस्टोरेंट में जाके कैसा डिश बनने से वो मछली का मज़ा आता है। ये आपके लिए है शाम बनेगल, जो किसी भी सब्जेक्ट में इनका जो पढ़ाई लिखाई है, उनका जो दखल है, वो कमाल है। मैं उनसे इसीलिए जाके मिलता हूँ ताकि शायद लाइब्रेरी खास मेरे घर के आसपास है नहीं, तो ये इस लाइब्रेरी का नाम है शाम बनेगल पे, इनके पास मैं जाता रहता हूँ कि तरह तरह की दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए। और जब फिल्म की बात होती है, फिल्म की तो बात होती है, उसको उसके अलावा उसके माहौल को लेके, उसका पॉलिटिक्स के लेके उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ फिल्म नहीं है वो, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ जो पर्दे पे आ रहा है वो नहीं है, उसके बाहर का क्या माहौल है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहानी बताई जा रही है। फिल्म हो या एड फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो या धारावाहिक हो, जो भी हो, उनका रिसर्च, उनका अंडरस्टैंडिंग और उनका रीजन कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वो आई थिंक मैंने बहुत कम डायरेक्टरों में देखा है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक झलक देखा है कि ये इंसान क्यों शाम बनेगल है और क्यों ये भारतीय फिल्म के इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मेरा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उनका और मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड मैच करता है। जैसे उनका भी विज्ञापन में शुरू हुआ है उनका करियर, मेरा भी शुरू हुआ है। जिंगल्स करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ और वहाँ से फिर फिल्म संगीत में जुड़ा हूँ। उनका भी विज्ञापन फिल्म डायरेक्ट करते करते उनको फिल्म्स का उनका जो चैप्टर है वो शुरू हुआ। तो आदर्शशिला बनी विज्ञापन से, और क्योंकि आदर्शशिला बनी विज्ञापन से, तो उनके जो रेफरेंसेस थे, जैसे म्यूजिक कंपोजर हुआ या एडिटर हुआ या कैमरामैन हुआ, ये सब वही लोग थे जो उनके विज्ञापन में इनके साथ वो काम करते थे। और आपने इंट्रोडक्शन में नाम लिया एक बहुत बड़े हस्ती का, उनका नाम है वनराज भाटिया। हम जब बड़े हो रहे थे, मैं जब विज्ञापन कर रहा था, तब हमारे लिए वो आदमी भगवान था कि वनराज भाटिया ने क्या किया होगा, उसने फलाने एड फिल्म में क्या किया होगा। हम दिल्ली में थे, हम दिल्ली में बैठ के हम स्टडी करते थे उनका काम। उनसे मिलने का तो आसपास आने का भी हमारे पास काबिलियत नहीं थी, बट दूर से देखते थे क्या करते हैं। और फिर एक के बाद एक श्याम बाबू के फिल्म्स में उनका जो काम है वो कमाल है। उनका अंकुर हुआ, एक्चुअली मैंने सबसे पहले उनका जो काम मैंने देखा था, और मैं तब म्यूजिक कंपोजर नहीं था, बट एज अ म्यूजिक लवर बोल सकते हैं। मैंने जब उनका टेलीविजन फिल्म देखा था, तमस, दूरदर्शन में आया था, मैं बिल्कुल हिल गया था वो स्कोर सुन के। और फिर बाद में जाके भारत एक खोज मेरे लिए एक लैंडमार्क काम है। 53 एपिसोड का था ये दूरदर्शन में। ये एक लैंडमार्क काम है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है एक्चुअली। उसमें भी वनराज जी का अमेजिंग काम था। तो मैं स्टडी करता था कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उनका जो वेस्टर्न क्लासिकल नॉलेज था, उनका जो कैसे वो खूबसूरती से वेस्टर्न क्लासिकल को ढालते थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और वहां से इंडियन क्लासिकल बेस भी धुन निकलते थे। ये जो सुंदर एक अमलगमेशन था, सुंदर जो एक जुगलबंदी था इन दोनों स्कूलों का, ये वनराज भाटिया वाज अमेजिंग। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली उन स्कोर्स का जिसमें श्याम बाबू ने फिल्म्स डायरेक्टर किए हैं, उनके कॉम्पोजिशन जो थे, कहीं पे भी ज्यादा नहीं है। ये दोनों जोड़ी जो है, श्याम बेनेगल और वनराज भाटिया का कॉम्बिनेशन ही यही था कि लेस इज मोर, कम ज्यादा है। ये एक नया बोल सकते हैं, एक नया तरीका है
एक स्कोरिंग का जो ईस्ट में सत्यजीत रे बाबू कर रहे थे, वो खुद ही कर रहे थे। आई थिंक पंडित रविशंकर, अली अकबर खान साहब और विलायत खान के साहब के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही कर लेता। बट श्याम बाबू वॉज वर्किंग विद वनराज भाटिया, और कमाल की कहानी है कि कितना झगड़ते थे दोनों, पर झगड़ा इस बात का नहीं होता था कि हम क्या डालें, झगड़ा इस बात का होता था कि हम क्या निकालें, क्या जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट वाज अ न्यू ट्रेंड इन इंडियन फिल्म स्कोरिंग, जहां पे साइलेंसेस का उपयोग किया जा रहा था, उसको यूज किया जाता था। तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे दो हस्ती जिनको हम स्टडी करते थे एज अ कॉम्पोजिशन, तो हमारे स्कूल में कोई चैप्टर नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बेटा गा सकता है या बेटी सितार बजा सकती है, पर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता है कि आपका बेटा या बेटी कंपोज कर सकता है। ना तो आपने कभी सुना होगा कहीं घर में जाके कि बेटे जरा अंकल को कंपोज करके सुनाओ, गाना गा के सुनाओ, कुछ बजा के सुनाओ। बट कॉम्पोजिशन हिडन आर्ट फॉर्म है, कैसे होता है, क्या होता है, हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। बट हमारा टेक्स्ट बुक, हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल, हमारा गुरु वही था जो सुनाई देता है, ऑलमोस्ट लाइक एकलव्य, दूर से सुनते थे। और ये दूर से सुनते सुनते ही वनराज भाटिया और श्याम बेनेगल के कॉम्बिनेशन से हम सीख रहे थे, हम काम कर रहे थे। हमारे पास बड़ा कुछ नहीं था काम करने के लिए, एक 30 सेकंड का जिंगल ही था या 40 सेकंड का जिंगल ही था, बट वही काफी था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि दिशा करेक्ट है, ये इंटरेस्टिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे दो इंसान जिनका काम हम दूर से देखते थे दिल्ली में बैठ के, जब मुझे फोन आया, डायरेक्ट फोन आया श्याम बाबू के ऑफिस से कि मिस्टर श्याम बेनेगल वुड लाइक टू स्पीक टू यू। तो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था शांतनु मोहिंत्र की जिंदगी में। मैं सड़क में था एक्चुअली, स्टूडियो के बाहर, क्योंकि स्टूडियो में रिसेप्शन नहीं आता, और बाहर था मैं, और मुझे लगा कि सब आवाज धीरे धीरे रुक गया है, समा थम गया है, हुआ है। उनका एक बहुत डिस्टिंक्ट अंदाज है बात करने का, शांतनु ऐसे करके बात करते हैं, एंड बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं वो, कोई भूमिका नहीं कितनी कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, वेलकम टू सज्जनपुर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें स्कोर करें, वुड यू बी इंटरेस्टेड। मैं क्या बताऊं उनको कि ये प्रश्न अपने में ही एक प्रश्न है कि कौन नहीं इंटरेस्टेड होगा श्याम बेनेगल की फिल्म में काम करने के लिए। He said you must come and listen to the script। मैंने उनको क्या बताता कि मुझे स्क्रिप्ट सुनने की जरूरत ही नहीं है, आपने कह दिया तो बस वही है, वो मेरे लिए स्कूल बन जाएगा ये। बट एनीवे, ये आई थिंक शुरुआत हुई मेरी एक बहुत खूबसूरत दोस्ती की। मैं दोस्ती शब्द जानबूझ के बता रहा हूँ कि अगर अब उम्र देखें तो शायद आपको जरा ताज्जुब लगे कि ये क्या उम्र की बात कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली उनके अंदाजे बयां में हमसे कम उम्र के हैं। इतना एनर्जी, इतना लाइफ शायद मेरे भी नहीं हो सकता। वो अभी भी फिल्म की बात कर रहे हैं मेरे साथ बांग्लादेश से, बट ज्यादा इंटरेस्टेड है कि तुमने ये गंगा के साथ जो साइकिलिंग किया, कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, क्या क्या देखा, अच्छा वहां पे जब मैं गया था मैंने ये देखा था। ये है इस इंसान का क्यूरियोसिटी, लाइक ए चाइल्ड। तभी मैंने बोला कि एक फिजिकल एज होता है, एक मेंटल एज होता है, वो मेंटल एज में हमसे बहुत छोटे हैं। गया उनसे और बस काम शुरू हुआ। कोई 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 ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, अपने आप काम शुरू हो गया। मैं और सोनम ने दोनों ने काम शुरू किया था। आते थे वो स्टूडियो में, बैंड्रा, सुनते थे, कुछ अगर सुनाना हो सीधा उस पॉइंट में, शांतनु कैन वी चेंज दिस और कैन वी नॉट हैव दिस, बाकी इज ओके, एंड दैट्स इट। एंड नेक्स्ट टाइम जब आते थे वो सुना देते थे, ओके दिस इज ग्रेट। इतना क्लैरिटी एक डायरेक्टर में इज अनबिलीवेबल, कोई डाउट नहीं है। एक और जो बहुत खूबसूरत चीज जो मैंने उनसे सीखी काम करने का तरीका, स्पेशली गानों के लिए,
उनमें एक गाना था मेरा, एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, सुनी सुनी राहों में रा 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 रा, आना आना यूं ही, एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही। तो ये गाना मैंने बनाया था। यूजुअली क्या होता है कि एक फिल्म में एक डायरेक्टर बैठते हैं गाने के साथ, फिर जब तक गाना कंप्लीट होता है वो सुनते हैं, और फिर वो पूरा गाना कंप्लीट करके लेके जाते हैं और फिर उस पर विजुअलाइज करते थे। श्याम बाबू ये कह रहे हैं कि धुन सुन लिया, धुन का आकार प्रकार सही है, अब तुम बनाओ इसको। अब मैं तभी सुनूंगा जब तुम्हारा ये गाना कंप्लीट हो जाएगा, और मैं अकॉर्डिंगली विजुअलाइज करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। मैं कंप्लीट सॉन्ग में विजुअलाइज करूंगा और आप फ्री हो। मैं आके ये अप्रूवल प्रोसेस नहीं करने वाला हूँ कि ये लाइन क्या है, वो नहीं। ये गाने का कॉम्पोजिशन सही है, ये दिशा सही है, तुम समझ गए हो किस फिल्म के लिए हो रहा है, क्या माहौल है, अब तुम बनाओ। अगर ज्यादा कुछ 19-20 होगा तो मैं बता दूंगा, बट आई वुड लाइक टू विजुअलाइज इट आफ्टर द सॉन्ग इज कंप्लीट। ये आफ्टर द सॉन्ग इज कंप्लीट का विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये आई थिंक लास्ट इसके सिपाही हैं श्याम बेनेगल। वो चैप्टर अभी खत्म हो चुका है। कोई डायरेक्टर कभी भी ये नहीं बोलता संगीतकार को कि आप गाना बना लीजिए, जो जब बन जाएगा तब मैं उसको विजुअलाइज करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी वॉट यू हैव क्रिएटेड, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम योर क्रिएशन। दिस इज वाई ही इज श्याम बेनेगल। ट्रस्ट, इनक्रेडिबल ट्रस्ट, कि अगर आपसे मैंने हायर किया है, आपसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप ये काम कर रहे हैं, जब आप आ गए हैं इस सर्कस में, तब आपका काम आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये दायरा है, ये बाउंड्री में आप बनाइए, और जो बनाएंगे हम उसको अकॉर्डिंगली उसके साथ खेलेंगे। आई थिंक अगर आप मुझे बताएं कि सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या था और क्या है मेरे लिए फ्रॉम श्याम बाबू, वो यही है कि बिना माइक्रो मैनेज करे आप कैसे फिल्म बना सकते हैं। और सिर्फ ऐसे वैसे फिल्म्स नहीं, आइकॉनिक फिल्म्स जो हर एक पिक्चर एक चैप्टर है इन फिल्म्स का, मूवीज का। मैं यही उनका ये जो तरीका है काम करने का, मैंने एक्चुअली अडॉप्ट किया है अपने टीम के साथ काम करने के लिए। मैं पहले बहुत माइक्रो मैनेज करता था, नहीं ये पियानो टोन, ये दिस थिंग। मैंने धीरे धीरे आई सेड आप बनाए, आप बी फ्री, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिवली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, यू कैन नॉट पुट योर आइडियाज डाउन। हमेशा अगर लगता है कि हर चीज के लिए मुझे अप्रूवल चाहिए, तो कहीं पे शायद अपना अपना बेस्ट नहीं देंगे आप। और मुझे लगता है ये जो स्वतंत्र तो होना, टू बी फ्री, ट्रूली फ्री एज एन आर्टिस्ट, श्याम बेनेगल टॉट मी। उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू बी फ्री एंड हाउ टू ट्रस्ट। सो आई थिंक उनके बर्थडे के लिए ये सीरीज बन रहा है। आप जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, तो मेरा उनके जन्मदिन पे यही है कि हमेशा मुझे लगता है कि वो इंसान मेरे लिए एक सिंबल है फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ आइडियोलॉजी। आपका जो भी तर्क वितर्क जो भी है, और मैं एग्री नहीं कर सकता, मैं आई मे नॉट एग्री, पर तब भी हम लोग साथ में बैठ के एक अच्छा खाना खा सकते हैं या गपशप मार सकते हैं। हाँ पे हाँ हर समय मिलने की जरूरत नहीं है। वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तभी तो एक वार्तालाप होता है, तभी तो एक कॉन्वर्सेशन होता है। आई लर्नड ऑल दिस फ्रॉम श्याम बेनेगल। सो यस, आई थिंक गोइंग बैक टू द फैक्ट कि जिस दिन उन्होंने मुझे फोन किया था कि शांतनु वुड यू बी फ्री, आई थिंक उनको कोई अंदाजा नहीं था कि मैं वेट कर रहा था ऐसी यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम है श्याम बेनेगल। वाह मित्रों, शांतनु मोइत्रा जी किस संजीदगी के साथ अपनी बात रख रहे हैं, और श्याम बेनेगल जैसी एक संस्था के बारे में अपने अनुभव और अपने व्यक्तिगत ब्यौरे हमसे साझा कर रहे हैं। कितना रोचक है एक शख्सियत को, एक
टावर से ऊंची एक शख्सियत को यूं विभिन्न रूपों में जानना, और तभी हमने इस एकाग्र की परिकल्पना की और एक के बाद एक लोग जोड़ते चले आ रहे हैं। वेलकम टू सज्जनपुर एक बेहद ही महत्वपूर्ण फिल्म है। कई उसमें ऐसे सामाजिक राजनीतिक विषय उठाए गए हैं जो अपने आप में हमें प्रभावित करते हैं। उसमें श्याम बाबू का अपना ह्यूमर भी है, और ट्रांसजेंडर की समस्या, एक ट्रांसजेंडर का जो राजनीतिक अधिकार है लोकतंत्र में, इसकी बात। और यह बात इसलिए भी कर रहा हूं कि आई मुन्नी की बारी, एक के बाद एक गाने हैं, बेहतरीन गाने हैं इस फिल्म में, सेंसिटिव और बहुत बांध देने वाले, लोक गीतात्मक तेवर लिए हुए तमाम तरह के अच्छे बोल हैं, और म्यूजिक तो शांतनु जी का लाजवाब है ही। तो उसका उस इन कुछ इस फिल्म की म्यूजिक के बारे में, या इनमें से किसी एक फिल्म इस फिल्म के किसी गाने को गुनगुना दें या कुछ बातचीत करें, तो और थोड़ा सा एक, हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो यह बातचीत कुछ म्यूजिकल भी हो जाए तो अच्छा हो जी। देखिए, मैंने गुनगुना दिया आपको, एक मीठा मर्ज देने हाँ वो बिल्कुल सज्जनपुर का था। इसमें मैं उसके बारे में बात करता हूँ, मुन्नी की बारी के बारे में, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक गाना था ये। मैं जब ये पहली बार जब ये गाना मेरे पास ये सिचुएशन आया, सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे इसको दर्शाएंगे, कैसे इसको विजुलाइज करेंगे। बट मैंने जब फाइनली देखा इस उन्होंने जैसे किया था, ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये जो इसका जो पॉलिटिक्स है इस गाने का, वो सिर्फ श्याम बेनेगल कर सकता है। इसे लिखा था अशोक मिश्रा जी ने, जो कमाल के लिखते हैं, श्याम बाबू के साथ बहुत काम किया है। और मैंने उनका एक्चुअली काफ़ी हेल्प लिया था इसमें, इसको विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा गाना किया नहीं था। इसमें मैं एक और इंसान का मैं बात कहना चाहता हूँ, उनका था मैं अजय जिंगरन जी। वो अभी हमारे यहाँ साथ नहीं रहे, उनका चंद साल पहले he had a heart attack and he left us. But this is one of the iconic songs that he sang. वो खुद ही बहुत अच्छा लिखते थे अजय जिंगरन जी, पर इस गाने के लिए उन्होंने जो कैरेक्टराइजेशन किया, हाय हाय, ये जो पूरा इस अंदाज में पूरा गाना गाना आसान नहीं होता। अब डायलॉग कर सकते हैं, पर सुर में गाना गाना, मैं आई, ये जो टोन है, इस टोन में गाना गाना, अजय जिंगरन को सलाम। वो स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए थे जब हम डिस्कस कर रहे थे, ये टाइप का एक मेरा बस एक क्या बोलते हैं, एक धुन घूम रहा था। और अजय जिंगरन जी बैठे हुए थे, वो इस गाने के लिए नहीं बैठे हुए थे, वो कुछ और काम के लिए बैठे हुए थे। तो सडनली ऐसे जब बातचीत चल रही थी अशोक जी के साथ, वो अजय जी ने बोला, आए आए मैं आई। तो ये जो टोन मैंने सुना, मैंने कहा अजय एक काम कर सकता है, ये तू 4 लाइन धुन में गा सकता है। और उन्होंने जब गाया, जो मैं नहीं गा सकता, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और उसी समय आई थिंक अशोक जी को भी आइडिया आया कि ओके, ये हमारे पास एक सिंगर मिल गया है जो ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता है। आई थिंक एक दिन में उन्होंने पूरा गाना लिख दिया। और मेरे को अभी भी रिकॉर्डिंग समय अभी भी याद है, इतना मजा आया था, वो वैसे कर रहे थे। बट इसमें एक सोशल मैसेज है, ये विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं चाहता था ये गाना, अंग्रेजी में वर्ड इज फ्रिवलस, हिंदी में कि ये
ये हल्का फुल्का हो जाए, क्योंकि ये गाना बहुत कुछ कह जाती है, और जिस सिचुएशन में कहती है। मैं जब भी कोई भी बात पूछता था श्याम बाबू को, ही सेड दैट मैंने राज्यसभा में देखा है सब, एवरीथिंग आई हैव सीन, ये कोई भी काल्पनिक नहीं है। राज्यसभा इज अ प्लेस जहां पे मुझे ये सब दिखता है, ये कहानी सुनाई देते हैं। आई थिंक ये जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज द रियल इंडिया, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस सॉन्ग बिकेम इवन मोर इम्पोर्टेंट। ये एक ट्रांसजेंडर का सिर्फ गाना नहीं रहा, ये एक अगेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गाना बन गया। और इनमें मेरे को भी याद है, जब आप गाना सुनेंगे, आप इस चैट के बाद जब सुनेंगे आपको पता चलेगा, श्याम बाबू चाहते थे कि बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, तो मैंने बच्चों का कोरस इसमें इन्वॉल्व किया, बट इट वाज अ डिफिकल्ट सॉन्ग टू एग्जीक्यूट, बट बिकॉज इतने टैलेंटेड लोग थे, बहुत आसानी से बन गया ये। इस फिल्म में एक और गाना जो मेरे बहुत ही करीब है, वो है, मैं इसको अभी एक्चुअली लोड कर रहा हूँ, ये एक मिनट, जस्ट एक मिनट। वेलकम टू सज्जनपुर, ओके, हाँ। इसमें ये वाला जो गाना है, भीनी भीनी में की नारा तारा नारा रे, ये एक्चुअली इज द it's a love song between both the characters. But मेरे जहन में एक श्याम बाबू का इमेज था ऑफ दिस सीरियस फिल्म मेकर। उन्होंने इस फिल्म में हर मोड़ में मुझे सरप्राइज किया। ये जब फिल्म गाना बनाया मैंने, बहुत मीठे सा गाना था, इसका विजुअलाइजेशन एब्सोल्युटली वैकी एंड क्रेजी है। शुरुआत होती है साइकिल से, फिर स्कूटर में, फिर मोटरसाइकिल में, एंड में हवाई जहाज में, बिकॉज वो अपने मन में तरक्की कर रहा है, कल्पना में। तो ये रूप श्याम बाबू को मुझे नहीं पता था एज अ फिल्म मेकर। द अमाउंट ऑफ ह्यूमर दैट ही हैज, हिज टाइमिंग, एंड निर्भय है बिल्कुल कि अब करेंगे ऐसा। I was very stunned जब when he visualized this song. I had not imagined it. मुझे लगा था सरल सिंपल सा गाँव का 2 लव सॉन्ग है, उन्होंने पूरा ग्राफिक्स करके I was like, oh my God. इसमें एक और बहुत कमाल का गाना है, आदमी आजाद है। बिल्कुल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है मेरे लिए। अगेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके गाना है, ये कैलाश साहब ने गाया था। मुझे लगता है जब गाना गाया था और जब मैंने गाना बनाया था, मुझे एक्चुअली यकीन नहीं था कि ये गाना इतना इम्पोर्टेंट जगह में आएगा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि श्याम बाबू बाद में विजुअलाइज करते थे गाना सुनने के बाद। पर जब मैंने सॉ द फिल्म, मैंने पिक्चर देखी, तब एक इतना पावरफुल जगह पे गाना आता है, आदमी आजाद है, देश ने स्वतंत्र है, राजा गए रानी गए नंदन नंदन। ये पूरा मैं कीर्तन फॉर्म में किया था, बिकॉज इट वाज एक लोकगीत। उसमें ये मेरे को चाहिए था, 2 तारा के था, ये इसमें भी एक सीन होता है जब एंड में, जब वो गाड़ी जा रहा है, पीछे बच्चे भाग रहे हैं, श्याम बाबू ने मेरे को पूछा, शांतनु मैं ये सोच रहा हूँ, क्या लगता है अगर मैं ये यहाँ पे बच्चे यूज करूँ, विल इट अफेक्ट योर सॉन्ग? ना अब सोचिए, डायरेक्टर ऑफ श्याम बेनेगल्स कैलिबर एक संगीतकार को, म्यूजिक डायरेक्टर को पूछ रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या आपका म्यूजिक अफेक्ट होगा? ये लैंग्वेज तो मैंने जिंदगी में सुना ही नहीं है इस शहर में। That he wants to ask my opinion कि ये विजुअलाइजेशन करने से will it affect the song is what श्याम बेनेगल stands for, कि it's a collective art form।
ये हमें आकिरा कुरोसावा का ये लाइन पढ़ते हैं पर शायद समझ नहीं आता कि कलेक्टिव आर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव आर्ट फॉर्म का ये मतलब होता है कि हर एक डिसीजन कैनॉट बी जस्ट टेकन अलोन। सबको नजरअंदाज रखते हुए जब आप एक कलेक्टिव विजन रखते हैं तभी तमस और मंथन बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तभी भारत एक खोज बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। आई थिंक कलेक्टिवली काम करने का जो एक एक तरीका है उनका, हाँ एक वो बहुत क्लियर है। मैं संगीत की बात हो रही है तो बता रहे हैं, वो उनका हमेशा है कि शांतनु लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, हाँ ये कीबोर्ड से नहीं करेंगे। उनका अभी भी है कि ऑर्गेनिक साउंड चाहिए, रियल साउंड चाहिए। अभी बांग्लादेश का फिल्म जो कर रहे हैं उसमें भी उनका ये है कि बांग्लादेश से वॉइसेस लेंगे या एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, कीबोर्ड रखेंगे पर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक। उनको अभी भी उससे थोड़ा मुझे लगता है घुटन है, और मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे वो आवाज़ एनीवे पसंद है। अगर उनका कोई क्लियर डिक्टम है कि क्या नहीं चाहिए, वो यही है कि जितना रियल इंस्ट्रूमेंटेशन रख सकते हैं वो रखिए। बिकॉज आई थिंक कहीं पे ही इज ऑल्सो सीन द मास्ट्रो वनराज भाटिया जी इज वर्किंग, जो मोस्टली लाइव इंस्ट्रूमेंट से काम करते थे। तो आई थिंक दीज आर द एक्सपीरियंसेस विद श्याम बाबू। जी बिल्कुल मित्रों, अब हम लोग शांतनु मोइत्रा जी की उस दूसरी फिल्म पर भी आते हैं जो अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म का उदाहरण कहा जा सकता है। वेल्डन अब्बा की बात कर रहे हैं। कई स्तरों पर यह फिल्म हमें प्रभावित करती है और श्याम बेनेगल अपने इन कुछ परवर्ती फिल्मों में जिस तरह के प्रयोग करते हैं, सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को तो उठाते ही हैं, संवेदनात्मक स्तर पर और सटायर के स्तर पर जिस तरह का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की संवेदना को लाते हैं, वह भी उल्लेखनीय है। तो इस फिल्म से जुड़े जो अनुभव हैं शांतनु जी, और एक के बाद एक कई चर्चित गाने इस फिल्म के भी रहे, तो इसके बारे में भी कुछ कहें जी। ये जब पहली बार मैंने इसका स्क्रिप्ट सुना था तो मैंने श्याम बाबू को यही पूछा था कि ये बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, ये किसी कहानी पे आधारित है या किसी किताब पे है? तो इस मसले कहते नहीं नहीं, ये हम जब राज्यसभा में बैठते थे ऐसा एक केस आया था, लाइक स्टंट। सडनली वो कहानी या फिल्म नहीं रह जाता, वो एक रियल इंसिडेंट बन जाता है जिंदगी का, और आप उसको फिर सीरियसली लेते हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। मैं आपको 3-4 इसमें जो गाने हैं उसके मैं सिचुएशन बताता हूँ, समझ सकते हैं कि वो क्या क्या चैलेंजेस थी या क्या क्या मजा आया था। एक तो बमन ईरानी वाज ब्रिलियंट इन दिस फिल्म। अब बमन के साथ मैंने पहले काफी फिल्म्स में काम कर चुका था, स्पेशली मुन्ना भाई और 3 इडियट्स। पानी को लेके गाना है, एक सटायर है, एक कॉमेडी है, और रियल है, सत्य है। श्याम बाबू ने मुझे बताया कि मुझे लग रहा है कहीं पे यहाँ पे गाना होना चाहिए, पर आई स्टिल डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग शुड हैपन देयर। सोचिए, डायरेक्टर ये बता रहे हैं कि मुझे अभी तक क्लियर नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने 2 दिन लिया और मेरे को सडनली आ गया कि एक पानी अगर सटायरी है तो पानी का क्या महत्व है इंसान के जिंदगी में, उसको लेके हम एक गाना करते हैं। और वो गाना था पानी को तरसते। ये जो गाना है पानी को तरसते, ये एक बोल सकते हैं एक पुकार थी इस गाने में।
ये उदासी का गाना नहीं था, एक पुकार था, एक कमेंट था, डायरेक्टर्स कमेंट। ये मैंने दो सिंगर से मैंने यूज किया था, राजा हसन और कलकत्ता के एक सिंगर थे। जब मैंने फिल्म देखा और जहां पे फिल्म श्याम बाबू ने सजेस्ट किया यूज करते हैं, वॉज अ प्लेस जहां पे, अगर आप पिक्चर देखेंगे कि धीरे 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 वो हार रही है, सब झोल कर रहे हैं, सब झोल कर रहे हैं, कोई सच नहीं बोल रहा, क्या सच है क्या झूठ है समझ नहीं आ रहा, और धीरे 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 वो फाइट हार रही है। और जब वो फाइट हार रही है और वो पेड़ के नीचे लेटी हुई है क्योंकि वो हड़ताल में है, वहां पे ये गाना आता है। श्याम बाबू ने मुझे प्लेसमेंट ऑफ अ सॉन्ग सिखाया है कि गाना बनाना एक बात होता है, गाने को कहां प्लेस करना चाहिए, नैरेटिव को कैसे आगे करना चाहिए, एक कहानी को हम कैसे पुश कर सकते हैं, नहीं तो गाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को श्याम बाबू ने सिखाया, यूसेज ऑफ अ सॉन्ग। इसमें एक और बहुत, दीज ऑल सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन एक सोशल चैलेंज के ऊपर ये गाने हैं। रहीमन इश्क का धागा रे, चाइल्ड मैरिज सीन, जब बाहर से अरब देश से आते हैं लोग और नाबालिग लड़कियों को शादी करके लेके जाते हैं, परिवार इसलिए शादी करती है पैसे के लिए, लड़की को दे देती हैं, ये जो रैकेट है इसको लेके रहीमन इश्क का धागा रे। श्याम बाबू ने बोला था कि कहीं पे आप ये मत बताएं गाने में कि हम कुछ प्रीच कर रहे हैं, नहीं, ये ऑलमोस्ट एक सूफी थॉट है कि आप बताएं इश्क क्या मतलब है। मैं जब प्लेस करूंगा, ऑडियंस इतना इंटेलिजेंट है कि उसे समझ आ जाएगा कि ये क्यों दिया जा रहा है गाना। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्याम बेनेगल के साथ, कि वो हमेशा समझते हैं कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। वो ये नहीं समझते कि नहीं ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, नहीं। उनका अमेजिंग विश्वास है लोगों पे, जिनको हम आम जनता बोलते हैं, कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जूझते हैं, उसके कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं हर रोज के बेसिस में। आप कैसे बोल सकते हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा? सो एक और सीख उनसे मुझे मिली कि भाई वे ऑडियंस को आपसे कम इंटेलिजेंट ना समझे, अगर समझे तो ज्यादा ही समझे। सो विच इज वाई रहीमन इश्क का धागा रे में, इस गाने में ऐसा कोई नहीं है जो डायरेक्टली इंप्लाई करता है अबाउट एक्सपोर्टिंग ऑफ गर्ल्स फॉर मनी। पर जब फिल्म में देखते हैं आपको समझ आ जाता है ये गाना क्या है। इसमें एक बहुत खूबसूरत गाना है। मेरे को एक दिन इला अरुण जी ने फ़ोन किया मेरे को कि शांतनु, तुम कर रहे हो म्यूज़िक, मैं तो श्याम बाबू के यहाँ एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे गाना करना है। मैंने कहा इला जी अभी तो मुझे बताया भी नहीं कोई ब्रीफ। कहते नहीं, ब्रीफ हो ना हो मैं तो गाऊंगी। शी इज़ वेरी स्वीट। तो श्याम बाबू आए मेरे से मिले, मैंने कहा वो इला जी ने फ़ोन किया था। हाँ, मेरे को भी फ़ोन किया था, उनका तो एक गाना है मैंने सोचा ही था, तो वो मेरी बन्नो होशियार, एक फोकिश फ्लेवर का है। तो मैंने इला जी को बताया कि आप आ जाइए स्टूडियो में, आपके पास अगर कुछ है तो मैं उसको बनाता हूँ। तो इला जी के पास तो भंडार है, तो आए, ये दिखाया, वो सुनाया, ये करके, वो एक्टिंग करके गाती थी। तो हमने बनाया, हमने श्याम बाबू को सुनाया, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पिक्चराइजेशन कमाल का किया, मजा करके किया। इसमें एक और गाना है, हम तो अपनी बाउडी लेंगे। ये अपने में एक बड़ा यूनिक गाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं अभी भी बार बार ये बता रहा हूँ कि मैं वो श्याम बेनेगल को जानता हूँ जिसने ऑल्टरनेट शब्द जो यूज करते हैं वो है नॉट कमर्शियल, जो वो फिल्म मेकर, वो फिल्म मेकर को जानता हूँ। और ये एक और कॉन्वर्सेशन है हमेशा मेरे साथ, बिल्कुल क्रेजी मैड आइडियाज। हम तो अपनी बॉडी लेंगे कि पिक्चराइजेशन देखिएगा फिल्म में, वो क्या क्या होता है, क्या क्या नाटक चल रहा है पीछे। आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं
कि मैंने एक बहुत भिन्न श्याम बेनेगल को देखा है, और ये जो भिन्न श्याम बेनेगल को देखा हो वो उतना ही उम्दा है, वो उतना ही टैलेंटेड है देन द अदर फिल्म्स दैट ही हैज डन, जिसके लिए हम जानते हैं उनको। तो मेरा ये कंक्लूजन होता है कि एक्चुअली ये कंप्लीट फिल्म मेकर है। मैंने जब भी उनसे ये बात कही है, उन्होंने कहा शांतनु मेरा ट्रेनिंग एडवर्टाइजिंग में है, मैंने सैकड़ों फिल्म्स बनाए हैं और हर फिल्म का अलग ब्रीफ होता था, ट्रेनिंग वहां से आया है। एंड आई थिंक आई एम सो हैप्पी जब उन्होंने जॉनर चेंज किया अपना, तब शांतनु मोहित्रा वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज देयर इन हिज लाइफ जब उन्होंने अपने नए जॉनर का काम किया, व्हिच वाज कॉमेडी एंड सटायर। सो आई थिंक मेरे लिए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि इतने बड़े एक इंसान के साथ मैं जुड़ा, मैंने सीखा, और उनकी, मैं तो उनको कहता हूँ अब वो बहरूपी हैं उनके, और हर रूप में वो शहंशाह हैं। बट मैं उनसे सीखा है, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ मैं सीख रहा हूँ। तो वर्ल्डन अब्बा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू की बात होता है। एंड ऑफकोर्स बमन ईरानी जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने इस फिल्म में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। जी बिल्कुल। और मित्रों, अब हम एक और बेहतरीन संयुक्त कार्य की बात करेंगे, एक ऐसे टीवी शो की बात करेंगे जिसका बनना अपने आप में एक बेहद उल्लेखनीय निर्माण कार्य कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान पर केंद्रित टीवी शो की, संविधान की, जिसकी 10 कड़ियां श्याम बाबू ने राज्यसभा टीवी के लिए बनाई, और वे सभी कड़ियां बेहद ही रिसर्च आधारित कड़ियां हैं। बेहतरीन काम हुए हैं, स्क्रिप्ट हो, संगीत हो, अभिनय हो, जो भी आप कहें, जिस तरह से, जिस गंभीरता के साथ वे तमाम चीजें आई हैं, संविधान सभा से लेकर संविधान के निर्माण को लेकर और तमाम विषयों पर जिस तरह से चर्चा और परिचर्चा करते हैं सदस्यगण, वे सब चीजें आई हैं। इस बड़े काम में भी शांतनु मोहित्रा जी का संगीत है, जिसका अपना एक महत्व है। उससे जुड़े भी अपने कुछ अनुभव बतलाएं शांतनु जी। संविधान के लिए मैं वैसे ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा बहुत ही कम रोल था, एक टाइटल ट्रैक करना था, और ऑफ कोर्स स्कोर किया मैंने, बट स्कोर मैंने थीम्स पे बेस करके किया, उन्होंने बाद में उसको जोड़ के बनाया। बट इस संविधान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जब मुझसे पहली बार मिले इस काम के लिए, वो वनराज जी को बहुत मिस कर रहे थे। उस समय वनराज भटिया का तबीयत भी ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं वनराज को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत साथ में काम किया है, वनराज अगर होता तो ऐसे करता, पर मुझे चाहिए कि तुम अपना अपना करो। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि जिस आदमी को मैंने स्टडी किया है, वनराज भाटिया को, मैं अगर इस टाइटल को, संविधान को, अगर मैं डायरेक्टर के नजरिए से अगर मैं सही मायने दूं तो मुझे लगता है आई शुड पे ट्रिब्यूट टू वनराज भाटिया। तो सही बात तो यह है कि संविधान का जो टाइटल ट्रैक है वो है ट्रिब्यूट टू वनराज भाटिया फ्रॉम शांतनु मोहित्रा। मैंने ये सोचा कि अगर वो होते तो वो कैसे करते। मैंने वो छवि एक बनाई और अकॉर्डिंगली मैंने बनाया, और उसमें एंड में एक ट्विस्ट दिया था मैंने जब अपने नेशनल एंथम के कुछ लाइंस उसमें इंट्रोड्यूस किए थे जो श्याम बाबू को बहुत अच्छे लगे थे। बट सही बात तो ये है कि मैंने उनको रखा मेरे सामने, वनराज भाटिया को, कि वो क्या करते। ये बताना चाहता हूँ कि इस काम में जब मैंने स्कोर किया था, बैकग्राउंड स्कोर, मैंने आई थिंक 8-10 थीम बनाए थे वेरियस सिचुएशंस में। ये सीरीज इतना ही
इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगा था कि मैं 10 थीम्स करके मैं दे दूंगा, पर जब मैं करने बैठा तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मैं सीरीज देखता रहा, नॉट एज ए म्यूजिक कंपोजर बट एज अ श्रोता, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन टेलीविजन में इससे इंपॉर्टेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। एंड अगेन आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट, मैं इसके साथ हूं। अगर किसी ने भी देखा नहीं है, प्लीज मैं इंसिस्ट करता हूं आप संविधान देखिए, वो अवेलेबल है यूट्यूब में। देखिए द बर्थ एंड द आइडियोलॉजी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कितना बखूबी श्याम बेनेगल जी ने इसको बनाया। वो तो एक्चुअली ही इज नाउ मास्टर ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स एक्चुअली। बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक मौका दिया गया है। आई वाज वेरी हैप्पी विद द टाइटल। उसमें एक रोंगटे खड़े होने वाली बात है, क्योंकि बात भी ऐसी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, अब समझ सकते हैं कि इसका एक शब्द अभी तक नहीं बदला गया है। इतना फुल प्रूफ राइटिंग है ये। दैट मीन्स कितना रिसर्च, कितना समझ के बाद एक चीज ऐसे बनता है। सो एक जो राउजिंग फीलिंग होता है दैट वी आर प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आई थिंक आई कुड सक्सेसफुली डू इट म्यूजिकली। एंड अगेन आई एम थैंक्स टू श्याम बेनेगल जी दैट ही गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी। जी, कई सारी प्रतिक्रियाएं मित्रों की हमें मिल रही है। कुछ एक प्रश्न भी आए हैं शांतनु जी, तो एक दो प्रश्नों को यहाँ पर रख लें, बिल्कुल, क्योंकि आप एक लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं। तो कुछ सामान्य से प्रश्न है। लव कुमार जी की टिप्पणी है और प्रश्न भी है, शांतनु जी, नए गानों की उम्र कम क्यों होती जा रही है? हालांकि कुछ गाने तो बार बार सुनने का मन होता है, फिर भी इनकी लाइफ कम क्यों लगती है? ऐसा मेरा व्यक्तिगत ख्याल है। सब पर लव लागू कुमार नहीं जी, है यह बात जी। लव कुमार जी नमस्कार। ये बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, पर मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रिया आपका जो है वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, ताकि ये कि कुछ ज्यादा बज रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा शांत, और ये चाह कि थोड़ा और सुन लेते तो मजा आ जाता, वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मैं हमेशा, मुझे लगता है कि कम ज्यादा है। मैं आप पहले भी आज की शाम में मैं बहुत बता चुका हूँ कि ये मेरा फिलॉसफी है कि कम में मज़ा है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं साल में एक फिल्म करता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगे तो भी करता हूँ। मेरे लिए फिल्म का गाना इज़ पार्ट ऑफ अ सिनेमा, पार्ट ऑफ अ मूवी, वो मेरे लिए अलग नहीं है। इसीलिए मैं तभी चीज़ को हाँ बोलता हूँ जब मेरे लिए पूरा प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगे। शायद मैं इसलिए ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ। और दूसरा है कि मुझे वो कीड़ा है पहाड़ों में घूमने का, इधर उधर जाने का, तो वो तो एक मेरा ड्रॉबैक है ही कि मैं 365 दिन बैठ के मैं संगीत नहीं कर सकता। मुझे थोड़े खुले हवा लेने की एक बीमारी है। जी बिल्कुल, एक दो प्रश्न और ले लें। अर्पण जी, एक इसके बाद 10 मिनट में मैं निकलूंगा अभी, तो बिल्कुल, जी जी, बात हम लोग समाप्ति कर रहे हाँ। हैं। एक दो प्रश्न और हैं। एक प्रश्न जो ये कर रहे हैं, एक लव कुमार जी ही, कि आज के मौजूदा दौर में श्याम बेनेगल जी की विरासत हम किस निर्देशक में देख सकते हैं? यह है एक इसका सवाल। बहुत सरल उत्तर है इसका। मुझे लगता है कि श्याम बेनेगल जी का जो विरासत है वो एक इंसान नहीं ले सकता आगे। ये 3-4 लोगों को मिलके लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि श्याम बेनेगल के अंदर 5 श्याम बेनेगल हैं, 6 श्याम बेनेगल हैं। ये ये एक एक्सपीरियंस से आता है, एक परिपूर्णता से आता है। ये मैंने एक इंसान में अभी तक नहीं देखा है। मैंने चंद काफी उनके झलक काफी लोगों में देखे हैं, पर एक में नहीं देखा। मुझे लगता है कि 4-5 निर्देशक चाहिए श्याम बेनेगल को कंप्लीटली उनका लेगेसी आगे ले जाने के लिए। जी, एक प्रश्न भी और टिप्पणी भी शेफाली चौबे जी की, मोइत्रा जी, आपको नहीं लगता कि पानी को लेकर विश्व युद्ध जैसी संभावना पैदा हो जाए वर्तमान स्थिति को देखते हुए? बिल्डन अब्बा में भी इस समस्या को उठाया गया है गाने के माध्यम से। यह एक सवाल तो है ही और तमाम लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं।
मुझे इतना कहना है कि हम अ, हम हम जो इंसान हैं, जब तक हमारे घर में जब हम नलका खोलेंगे और पानी नहीं आएगा, तब तक हम इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे। जब तक हम पे नहीं पड़ती ये बात, हमको समझ नहीं आती। पर मुझे लगता है कि अगर हम सतर्क नहीं रहे तो बहुत जल्दी ये समय आ रहा है कि हम घरों में जब नलके खोलेंगे तो उसमें से पानी नहीं आएगा, तब अपने आप हम सुधर जाएंगे। जी, शुक्रिया शांतनु जी, आपने समय निकाला और आप लगातार व्यस्त रहे। इसके बावजूद श्याम बेनेगल के प्रति आपका आदर और आभार है कि आपने आज हम सबके बीच उपस्थित होने का निर्णय लिया। और मित्रों, संगीत के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से और श्याम बेनेगल की फिल्मों के माध्यम से ऐसे कई प्रश्न, ऐसे ऐसे कई विषय यहाँ पर उठ सके जिन पे हमें सोचने विचारने की आवश्यकता होती है। जल की समस्या हो, लोकतंत्र के सचमुच में ही लोकाभिमुख होने की बात हो, और तमाम ऐसी बातचीत, अर्थपूर्ण सिनेमा की बात हो, कर्ण प्रिय संगीत की बात हो, और एक के बाद एक जिस तरह से श्याम बेनेगल की पूरी टीम हर क्षेत्र में काम करती है, यह सब कैसे हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है, ये तमाम बिंदुओं पर आज शांतनु जी की ओर से चर्चा हो सकी। हम शांतनु मोइत्रा जी के हार्दिक आभारी हैं, और एक बार तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिली और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी मित्रों का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु जी। नमस्कार। अर्पण जी नमस्कार। नमस्कार।